आप उस धरती के अनुसंधान में आप सबको लालसा पेश करते हैं। कुछ बातें कॉमरेड सुभाष चक्रवर्ती ने की है आंदोलन के बारे में, कैसे चल रहा है, क्या है, कब से चल रहा है, और आप सारे लोग भी, क्योंकि मेरे को पता चला है कि आप शुगर मिल में काम करने वाले ज्यादातर साथी हैं, तो पहले से माना जाता है कि ट्रेड यूनियन में जुड़े लोग थोड़ा ज्यादा जानते होते हैं चीजों के बारे में। तो किसान आंदोलन के बारे में जो सोशल मीडिया के जरिए, मैं दूसरी मीडिया की बात नहीं कर रहा जो सरकार की भाषा बोलते हैं, मगर सोशल मीडिया के जरिए काफी सारी जो सूचनाएं वो आप तक लगातार पहुंचती हैं। मैं कुछ बातें उसके बारे में करूंगा कि कैसे जब से खेती के 3 कायदे ऑर्डिनेंस के रूप में आए 5 जून को मोदी लेके आए इसे, तब से तुरंत इन पर चिंतन शुरू हो गया कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो आपने कभी मांगी नहीं, आपने कभी उसकी डिमांड ही नहीं उठाई और जबरदस्ती कोई अरेंजमेंट कोई सरकार आपको देती है, तो एक शंका होता है कि ये क्या है, क्यों हम पर इतना मेहरबानी कर रही है सरकार कि हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं। और हमने उनका विश्लेषण करके देखा कि वो हमारी भलाई के लिए नहीं है। वो जो पूरे देश में जो नीति चल रही है, इस देश की हर चीज मुनाफाखोर कारपोरेटरों की झोली में डाल दी जाए, उनके हवाले कर दी जाए, ये भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि इससे पहले मैं किसान आंदोलन में कूदने से पहले एम्प्लॉय का लीडर था पंजाब का, डेमोक्रेटिक एम्प्लॉय फ्रंट पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, लंबा समय महासचिव रहा हूँ। हमने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो रूल बदले जा रहे हैं एम्प्लॉयज के और वर्करों के, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको जो एक एक करके अलग अलग नामों से उनको खत्म किया जा रहा है, उनको प्राइवेट करके कारपोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कहा गया था 2 करोड़ लोग उनको रोजगार मिलेगा हर साल, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी ने ये कहा था, मगर 7 साल का जो उनका अनुभव है सरकार का, वो दिखला रहा है कि कितनी तेजी से लोगों का रोजगार गया, कितनी तेजी से फैक्ट्रियां, कितनी तेजी से डिपार्टमेंट उनको बेचा गया, उनको प्राइवेट किया गया। और अब सारे लोग जो जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट मुनाफा को पूरी बेच देगा लोगों को, जो उनके राइट्स हैं वो देगा, उनका जो जब बुढ़ापा आ जाएगा, वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी बुढ़ापे के गुजारे के लिए पेंशन उनको मिलेगी। ये बात अब बीते की बात हो गई। अब इनमें से कोई राइट लोगों को हासिल नहीं है, जितने 2005 के बाद लोग भर्ती हुए हैं या उनके एक्सपीरियंस से हम ये जानते हैं। तो ऐसे ही कि इंडस्ट्री उनके हाथ में दे दी गई, नेचुरल सोर्स जो खनिज है देश के वो उनको सौंप दिए गए, जहां तक कि हमारा पानी वो उनके हवाले कर दिया गया, नदियां तक बेच दी गई, पहाड़ बेच दिए गए। अब ले देकर लास्ट में एक खेती सेक्टर बचता था, और खेती सेक्टर आप सब जानते हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं कि जब से देश में दुनिया में 2007-8 से एक रिसेशन शुरू हुआ है पूरा
जो पूंजीवादी तंत्र में दुनिया में। तो उसके चलते अब ये बताने की बात नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिर रही है, IT इंडस्ट्री गिर रही है, कंज्यूमर जो गुड्स हैं उनकी बिक्री गिर रही है। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, ऐसा है कि जब लोगों की जेब में, आम जन की जेब में पैसा नहीं है तो वो चाहता हुआ भी खरीद नहीं सकता जो वो बाजार में खरीदना चाहता है। वो नया घर बनाना चाहता है, वो बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, मगर आज खुद उसको ही 10 या 20 हजार रुपया मिल रहा है तो वो क्या करेगा? मार्केट में कैसे इलाज कराएगा, कैसे शिक्षा दिलाएगा, कैसे वो घर बनाएगा और कैसे परिवार को चलाएगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो दूर की सोचते हैं। उन्होंने सोचा कि दुनिया का कोई भी कारोबार बंद हो जाए, उसमें मंदी आ जाए, मगर एक कारोबार है दुनिया में जो कभी भी बंद नहीं होगा, वो है फूड का कारोबार। फूड इंडस्ट्री पूरी, खुराक इंडस्ट्री, खुराक का कारोबार कि हर जिंदा, वो इंसान हो, पशु हो, पंछी हो, उसको जिंदा रहने के लिए खाना होगा। और खाना आप जानते हैं, खाना जो बेस्ट खाना है वो किसी कारखाने में नहीं बनता, वो जमीन से पैदा होता है और खेती से पैदा होता है। इसलिए खेती का कारोबार जो सालाना देश में 18 लाख करोड़ रुपए का है, अब कारपोरेटों की बड़ी देर से उस पर एक जो लालच उनका उठक रही थी उनकी दृष्टि कि ये हमारी मुट्ठी में कैसे है। और ये नहीं कि सडन हुआ, अचानक हुआ मोदी ले आए, क्योंकि हम, आप और लोग ये जानते हैं कि कायदे तो 2020 में जून में ऑर्डिनेंस के रूप में आए और बाद में उनको कानून का दर्जा दिया गया, मगर अडानी और अंबानी ने पंजाब में, हरियाणा में, दूसरी स्टेटों में आज से 20 साल पहले से बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं और आज तक उनको वो FCI वगैरह को रेंट पे देते थे अनाज स्टोर करने के लिए। और वो उस वक्त की वेट कर रहे थे जब देश में कोई ऐसी सरकार आएगी जो मेजॉरिटी की सरकार होगी, सिरे की जन विरोधी सरकार होगी, जिनको जनता से कुछ नहीं चाहिए, जो कारपोरेट से मुंह मांगा पैसा खा के, चंदा खा के उनके लिए कुछ भी कर सकती है। और ये काम हुआ, ये 2014 में भी नहीं हुआ, क्योंकि तब बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं थी और पार्टियों की सपोर्ट चाहिए थी। और कोई इतना बड़ा हमला करे, इतना बड़ा एग्रीकल्चर पर उनका कोई फैसला ले आए, तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियां सपोर्ट विड्रॉ कर सकती हैं। जैसे किसान आंदोलन के दबाव में पंजाब के अकाली दल ने वजारत से रिजाइन किया, बाहर निकले हुए, मगर 2019 में आके उनके पास एक हैवी मेजॉरिटी आ गई। ये 2 दहाकों के बाद ऐसी सरकार आई थी, 2 दशकों के बाद, जिसके पास मेजॉरिटी थी और उसने कोई टाइम नहीं, मतलब मान लो खराब नहीं किया, मिस नहीं किया। और उस दौर में, जिस दौर में मैं देखता हूं कि जो सरकार ने कहा कि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद रहेगा, आप लोग भी घरों में बंद रहेंगे और मुंह पे पट्टी बांध के रखेंगे, ये सारा कुछ करके, पूरी एक्टिविटी को ठप करके, ये कह के कि ये महामारी का दौर है, उस दौर में लोगों को घरों में बंद करके पूरा लेबर एक्ट बदल दिया गया। 150 साल जद्दोजहद से जो हक हासिल किए थे वर्किंग क्लास ने, उनको खत्म कर दिया गया। संगठन बनाने का हक, हड़ताल करने का हक, जद्दोजहद करने का हक और पेंशन का हक, हर वो हक जो चाहिए था बोनस लेने से लेकर हर चीज का, वो खत्म कर दिया गया। जो कारपोरेटरों को चाहिए था, हम मांग कर रहे थे बड़ी देर से कि जितना तकनीक का डेवलपमेंट हुआ है, आज वो वक्त आ गया है
कि जो दिहाड़ी है, जो वर्किंग आवर है, वो 8 से कम करके 6 किए जाएं, ताकि नए लोगों के लिए रोजगार खुले। 3 की बजाय 4 शिफ्टों में काम चले। और ये ऐसा नहीं कि हमको हवा में बात कर रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके चार्टर में आ गई है 6 घंटे का वर्किंग आवर। और ये स्वीडन की सरकार ने कानूनन कर दिया है, इम्प्लीमेंट हो गया है कि 6 घंटे का वर्किंग आवर होगा। मगर हमारे देश में उल्टी गंगा बह रही है, जहां उन्होंने कर दिया कि 8 की बजाय उसी बेस पे आप 12 घंटे काम ले सकते हैं लेबर से। ये किया। और इसी दौर में दूसरा काम किया कि खेती पर हमला किया और फिर मांगे ये सौगात किसानों के ऊपर लाद दी कि अब सरकारी मंडियां नहीं होंगी, अब एमएसपी पर खेती जिंसों का बिक्री हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। प्राइवेट जो परचेज करने वाले व्यापारी हैं, बड़े कारपोरेट हैं, वो किसी भी रेट पर खरीदें जो उनको छूट होगी। कोई खर्चा रूरल डेवलपमेंट फंड, कोई ऐसा सेस जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, जो लगता है पंजाब हरियाणा में हर जगह, वो खत्म कर दिया कि कोई पैसा नहीं लगेगा उनके ऊपर। कंट्रैक्ट के जरिए ये कर दिया गया कि पहले था वो बाइलेटरल एग्रीमेंट है, एक किसान है, एक कोई कंट्रैक्ट पे उसकी खेती करवाना, उससे कोई खास फसल चाहता है वो बीजे, दोनों के बीच का मामला है। अब सरकार खुद पड़ी है, बड़े लेवल के फार्म बढ़ेंगे, कम से कम 500 एकड़ से शुरू करके 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़, और वो कंपनी चलाएगी। आप जानते हैं कि उसमें क्या है, किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस कानून में कुछ भी नहीं है, और जो भी प्रोविजन है सारे कारपोरेटरों के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए है। जहां तक पहली बार हुआ, किसान कोर्ट में नहीं जा सकेगा, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेगा। कोई डिस्प्यूट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और उसकी अपील ज्यादा से ज्यादा डिप्टी कमिश्नर के पास। और आप जानते हैं ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये कैसे तलवे चाटते हैं पैसे वाले लोगों के, जो उनके गुर्गे हैं, ये उनको कभी भी मतलब मान लो एक खून भी आ जाए तो हमारे पर गोली भी चला सकते हैं, उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं। तो क्या इंसाफ देंगे हमको? कोई इंसाफ नहीं। मतलब साफ है कि वो चाहेंगे कि जो एग्रीमेंट था उसमें जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था, वो स्टैंडर्डाइजेशन आपके क्वालिटी वो नहीं, आपकी फसल की हम नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा 1 या 2 झटका खाया तो किसानों के हाथ से उसकी जमीन निकल जाएगी। वो बोलते हैं, मोदी बोलते हैं कुछ नहीं लिखा, जमीन किसान की निकल जाएगी, पर हम जानते हैं शाहूकारों के पास, मनी लैंडरों के पास जमीन कैसे गई थी, कंपनियों के पास जमीन कैसे गई थी, ऐसे निकल जाएगी। तो ये सारी बातें। और तीसरा, किसानों का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरा उस हर इंसान का जो खपतकार है, जो कंज्यूमर है, जो खरीद के खाएगा, उसका इशू है कि जब ये सरकार बीच में नहीं रहेगी एक उसको बैलेंस करने के लिए कि रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो एफसीआई के गोदामों में करोड़ों टन अनाज होता था, चाहे गेहूं चावल कुछ भी, वो सरकार रिलीज करती थी उनको और रेट नीचे आ जाते थे, कंट्रोल रेट पर जिंस मिलने लगती थी। और जब किसान जिंस लेकर आते थे तो वो फसल का रेट गिराते थे, तो एमएसपी पर खरीद करना सरकार की जिम्मेदारी थी। तो प्रोड्यूसर भी उससे सेव होते थे और कंज्यूमर भी। उस कानून को खत्म कर दिया गया सुधार के नाम पे, संशोधन के नाम पे। सो इसके खिलाफ एक बिगल पंजाब से मतलब बजाया गया, क्योंकि पंजाब में उन्नत खेती होती है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो रही है। लोग जानते हैं हम घर के लिए पैदा नहीं कर रहे। अगर हमारी फसल का 90%, 90% हमको मार्केट में ले जाना है, तो वहां
कोई खरीदार नहीं होगा, सरकार की गारंटी नहीं होगी, तो कैसे लूटा जाएगा फार्मरों को। तो सबसे पहले वहां से एजिटेशन शुरू हुआ और बड़ी तेजी से वो एजिटेशन फैल रहा है। जहां दिल्ली के मोर्चों पर हम लोग डटे हैं, पूरा जब से मतलब मान लो नवंबर 2020 से कूच करके दिल्ली आए, तब से हजारों लोग और महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो डटे रहे। और उसके बाद जब और लंबा हुआ तो हमने टर्न बाई टर्न लोगों ने, लीडरों को छोड़ के मैं लोगों को, हमारे जैसे लोग पक्के हैं और दूसरे लोग 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए आते हैं, फिर गांव से अगली टीम आती है, वो लौट जाते हैं। तो हमने ये कहा हुआ है कि ये आंदोलन जितना लंबा चले हम उसको लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटने की जगह ही नहीं है भारतीयों के पास, न खेत मजदूरों के पास। हमारी पीठ दीवार से सटी हुई है, इससे पीछे हम जा नहीं सकते। और उसके पीछे जाने का मतलब है तबाही, बर्बादी और मौत। आप जानते हैं कि इन कायदे आने से पहले ही पिछले 20 साल में देश के 4 लाख फार्मर और अग्रेरियन लेबर के लोग, खेत मजदूर, वो कर्ज के चलते, गरीबी के चलते, भूखमरी के चलते सुसाइड कर चुके हैं। अगर पहले भी ये हालत थी तो अब क्या होगा? अब तबाही होगी, वो यही चाहते हैं। इसलिए हमने कहा है कि ये हमारे लिए हमारी एग्जिस्टेंस का मामला है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी रोजी रोटी का मामला है। आप हर जगह से छटनी कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो आप ये अमेरिका का WTO का दिया हुआ, IMF का दिया हुआ और वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ ये जो मॉडल है, कारपोरेट मॉडल, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अमेरिका में तो 2% लोग एग्रीकल्चर में है, जॉर्ज में भी ऐसी हालत है। हमारे 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल है। हाँ, किसी किसान के बेटे को 50,000 रुपए की 1 लाख रुपए महीना की जॉब मिले, वो बड़ी खुशी से वो चला जाएगा, खेती छोड़ेगा, जॉब करेगा। क्योंकि खेती में कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, अच्छा लाइफ नहीं है खेती में। पर खेती हमको भूख से बचा रही है। खेती ऐसा नहीं, खेती में हमारी छटनी नहीं होती। लॉकडाउन में आपने देखा 1 महीने के अंदर लोगों को शहर छोड़ के, कारखानों के आसपास से किराए के कमरे छोड़ के लौटना पड़ा था। कहाँ गए थे वो, कहाँ जा रहे थे? सैकड़े किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, ट्रेन बंद है, बस बंद है, पैदल जा रहे हैं लोग। कहाँ जा रहे हैं? गाँव को। किस गाँव को? जिसको अच्छी जिंदगी की तलाश में वो कभी छोड़ के आए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर कुछ किराया नहीं, रेंट नहीं मांगेगा, टूटा फूटा ही सही एक शेल्टर होगा, और वहां वो भूखे नहीं कम से कम मरेंगे, अच्छी जिंदगी ना सही, थोड़ा बहुत खाने से मिल जाएगा। इतने बड़े क्राइसिस में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसने गांव से एक भी आदमी को कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि जो आए उनको भी खाना मिला, जिंदा रहने का साधन मिला। तो वो जो जिस दौर में हिंदुस्तान की GDP -32 पे चली गई, -32% पे, उस दौर में सिर्फ एग्रीकल्चर थी जिसने देश को जिंदा रखा और 3% जो मतलब इंक्रीज दिखाई है प्रोडक्शन में। तो ऐसा एक सेक्टर, उस पर जब हमला है तो हमला पूरे हिंदुस्तान की जनता पर है। और अब ये लड़ाई वो 3 कैदों की वापसी की नहीं रही, क्योंकि उसमें भी बिजली बिल 2020, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 बेटा करो, और जो पोल्यूशन एक्ट के नाम पे, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, किसानों को कोई जला दे, फसल की रहन खून जला दे, उसको 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। वो किसी टेररिस्ट या किसी स्मगलर से ज्यादा खतरनाक हो गया
जो कल तक अन्नदाता था देश का। तो ऐसे जो कानून है और पूरा देश पर जबरदस्ती जीएसटी थोप दी गई, मगर मांग है जनता की डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लेके आओ, इसकी कीमत 25-30 रुपए लीटर कम हो जाएगी, बोलते नहीं। और जनता की जेब काट के कुछ महीनों में 4 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हमारी जेब से निकाल लिया और अपने खजाने में भर लिया। किसके लिए? इसलिए नहीं कि सोशल वेल्थ पे खर्च होगा, वो इलाज पे, एजुकेशन पे खर्च होगा, नहीं। वो बैंकों के जरिए जो उनके माई बाप हैं उनको लोन दिए जाएंगे। वो मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, वो हजारों करोड़ बैंकों को लेकर भाग जाएंगे। सब बीजेपी के लोग हैं, मारवाड़ी सेठ हैं, गुजरात के हैं, उन लोगों को और लुटाया जाए। बैंक गिर रहे हैं, उनको क्लब किया जा रहा है। वहां हर बैंक से कितनी असामियां खत्म हो रही हैं, कितनी पोस्टें खत्म हो रही हैं, और वो मतलब हर डिपार्टमेंट में प्राइवेट कंपनियों को काम देके बाद से लोगों को निकाला जा रहा है। सो अब ये एजुकेशन किसानों का, खेत मजदूरों का एजुकेशन नहीं, देश की पूरी जनता का एजुकेशन है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये दूसरी जंग आजादी है, ये दूसरी जंग आजादी है। पहली जंग आजादी में 90 साल लंबी लड़ाई लड़के हमने उस ताकत को हरा दिया था जिसके बारे में बोला जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। वो हार के गए जहां से हमसे। तो इनकी क्या औकात है कि ये देश के मजदूरों, किसानों के, ट्रेड यूनियनों के, छोटे व्यापारियों के, दुकानदारों के, सबको उजाड़ कर और ये कारपोरेटरों के जरिए देश चलाएंगे, ये कभी संभव नहीं है, ना हम होने देंगे। इसलिए जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हमारे किसान संगठन है पंजाब के, देश भर के, हमने तय किया कि अब जो 27 सितंबर का बंद है वो अकेला किसान की काल पर नहीं होगा। हमने 26 और 27 अगस्त को जो एक दिल्ली में 2 रोजा कन्वेंशन किया मोर्चे पे, सभी संगठन को बुलाया, सभी से विचार विमर्श करके वो सभी का ज्वाइंट कॉल है कि 27 सितंबर को क्या होगा, भारत का पूरा चक्का जाम होगा। वो इंडस्ट्री हो, रेलवे हो, सड़क हो, हर जगह। और वो जबरदस्ती भी नहीं होगा, ये हमारी ड्यूटी है। हर एक आदमी इस जंग का सैनिक है कि वो ट्रांसपोर्टरों से, वो छोटे दुकानदार जो ऑनलाइन परचेज जो चल रही है, जो माल खुल रहे हैं, उनके जरिए तबाह हो गए हैं, कि उनको बताए कि ये लड़ाई उनकी है और उनको स्वेच्छा से इसमें आना है। सो इस लड़ाई को हमारा एक ही नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे बुजुर्ग किसान नेता बोलते हैं कि जान जो हार है फूलों के, आज भी हमको दिए गए, कि अगर जीत के लौटेंगे तो गले में डाल देना, अगर नहीं जीत सके तो हमारी लाश आएगी, डेड बॉडी आएगी, उस पर चढ़ा देना। हम पीछे हटने वाले नहीं है, अंत तक लड़ेंगे और जीतने तक लड़ेंगे। और ये भी गारंटी है जीतेंगे, क्योंकि जनता दुनिया की कभी नहीं हारती। दुनिया का पूरा, वर्ल्ड का पूरा कारपोरेट मॉडल पिट चुका है, तबाह हो चुका है, दुनिया के कितने देश बर्बाद हो गए, और वो पिटा हुआ मॉडल जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। हम कोई ऐसा ईंट पत्थर नहीं है जो अपनी बात नहीं रखेंगे। हम लड़ेंगे, मरेंगे, मगर ये होने नहीं देंगे। एक नया देश बनेगा, नया डेवलपमेंट मॉडल बनेगा, जो जनता की डेवलपमेंट का मॉडल होगा, जो देश के मजदूरों, किसानों की अच्छी जिंदगी का मॉडल होगा। जब तक वो नहीं होता, जब तक इन जो फासिस्ट हैं, जो फिरका परस्त हैं, जो कारपोरेटरों के दलाल हैं, उनकी कठपुतलियां हैं, इनको देश के राजनीतिक पटल से साफ नहीं कर दिया जाता और एक नया समाजवादी आंदोलन एक शक्ति बनके देश का एजेंडा तय नहीं करता, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जितनी कुर्बानियां हो, जितनी जाने जाए, जो तशद्दुद हो, सब देखेंगे और जीतने तक ये लड़ाई लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं रात को कि आप सब लोग जागरूक लोग हैं, आप इस लड़ाई में शामिल होंगे जोर से। ऐसा नहीं
कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ये नहीं। अपनी लड़ाई है, आपकी भी अपनी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक लेके जाना है। लास्ट में मैं वही कहूंगा, सत्य की जय हो। इनकलाब